Hello everyone, how are you? I hope all of you are fit and fine and doing well. Studies also you are doing regularly. I know that our children, our students are very tough, isn't it? हम लोगों ने आपको इतने सालों से मॉरल साइंस भी पढ़ाया है, कोशिश की है एटलीस्ट, तो हमें पता है कि आप लोग सारे मेंटली बहुत स्ट्रांग बच्चे हो. Isn't it all the time cribbing कि लॉकडाउन पीरियड है, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत लो लग रहा है, इस तरह से कहने का एक्चुअली कोई फायदा नहीं है. बार बार आता है, इट्स वेरी नेचुरल, बट वी शुड ट्राई टू बी कोप विद द सिचुएशन. ओके, बिकॉज मुझे लगता है एडवर्स टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर द सेल्फ असेसमेंट. आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलता है. आप आराम से हो, एक जगह हो, शांति से बैठे हो, सो आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है. जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरह से हार्नेस करना है और वीकनेसेस है उसको कैसे ओवरकम करना है. और ये सारी बातें, यू बिलीव मी, very important for the 12th class students, board students and the aspirants, those who are going to give the competitive exam. क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमेशा ही फेवरेबल रिजल्ट आए कोई जरूरी नहीं है. Isn't it? बहुत कंपटीशन रहती है, तो हमें फेल्यूर को भी हैंडल करने का और मैनेज करने की हिम्मत होनी चाहिए. Isn't it? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देते हैं, पर वो उतने ही जील से, उतने ही एंथुजियाज्म से फिर से पढ़ाई में जुट जाते हैं. तो आई थिंक इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ सेल्फ एस्टीम. बहुत ज्यादा उसके लिए अपना सेल्फ बिलीव चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं. तो अभी तो आगे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो हमें इन सब चीजों के साथ कोप करने की एकदम बिल्कुल जरूर आदत होनी चाहिए. आप लोग बाहर जाओगे, बाहर सिटीज में आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो, तो उस समय अपना स्ट्रेंथ होना, स्ट्रांग होना, सेल्फ एस्टीम होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, ये सब बहुत बहुत जरूरी. पढ़ाई के साथ, मेहनत करने के साथ ये सारी ट्रेड्स अपने आप में होना बहुत जरूरी है. एंड आई नो वेरी नाइसली दैट आवर चिल्ड्रन, आवर स्टूडेंट्स आर वेरी स्ट्रांग. उन्हें पता है और हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप को हर कंडीशन में, कैसी भी सिचुएशन हो, वो अपने आप को बहुत अच्छे से उसमें हैंडल करते हैं. समटाइम्स वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, वी फील लो, लेकिन हम जब तुम लोग को देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको घरों में सपोज अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि वो घर में पूरा काम करके और फिर भी खुश, हैप्पी और फिर से पढ़ने के लिए तैयार. रियली वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. सच गुड चिल्ड्रन यू आर. So prove yourself, be very good, study very hard and make very good use of this time. Okay? So with that we are going to start another very interesting chapter, that is the genetics. बहुत ही extremely interesting है, बहुत मजा आने वाला है पूरे पढ़ने में, जैसे कि हमको last topic में आया था. Isn't it? Reproduction was very interesting. एंड आई ऑल्सो एंजॉयड. सालों साल पढ़ाते जा रहे हैं, पर जितनी बार पढ़ाते हैं हमेशा ऐसा लगता है कितना अच्छा नया टॉपिक है और कितना इंटरेस्टिंग है, दैट वी कुड एक्सप्लोर कि कैसे हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सिमिलरली दिस जेनेटिक्स टॉपिक इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. आप बस प्यार से पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा जानने के लिए कि किस तरह से चीजें हमारी अपनी बॉडी में हो रही है. Okay, so in this genetics chapter we shall study the principles of inheritance and variation. Okay, ये पढ़ेंगे कि inheritance क्या है और किस तरह से variation होता है और कैसे characters एक generation से दूसरे generation में जाते हैं. And the next topic is the molecular basis of genetics. कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे सारी हाइपोथेटिकल चीजें कि कैरेक्टर्स मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली उसके पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स है, क्या चीजें हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक्चुअली ट्रांसफर होती हैं. नाउ वी आर नोइंग दैट इज द डीएनए. ओके, तो किस तरह से डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, किस तरह से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, वो सारी हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के सेकेंड पार्ट में, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स. एज इफ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द जेनेटिक्स. वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन.
Okay, so first of all, let us see what is inheritance. I know आप सबको inheritance, heredity क्या है इसके बारे में तो पता ही होगा जरूर से। आप लोग 10th क्लास में और पहले भी क्लासेस में हम लोग ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? तो आपको पता है what is inheritance. Inheritance means the process by which the characteristic features or the traits means also the particular characters, they pass on from one generation to another generation. That process is known as the inheritance or heredity. Okay, then variation, because we have studied in sexual reproduction कि whenever sexual reproduction is there, the variations are inevitable. 100% कुछ न कुछ variation होगा. ओके, बिकॉज वी आर नोइंग कि इनहेरिटेंस है तो एक ह्यूमन बीइंग को ही जन्म देता है. इफ अ रोज प्लांट इज देयर, इट गिव्स राइज टू अ रोज प्लांट विथ रोज फ्लावर, है ना? अगर मैंगो का पेड़ है तो उसके ऊपर मैंगो ही आएगा, उसके ऊपर आप गुआवा या कुछ ऑरेंज ऐसा तो नहीं देखोगे. तो कुछ रीजन होगा उसके पीछे, दैट व्हाई मैंगो ट्री गिव्स राइज टू अ मैंगो ट्री. और क्यों मैंगो के ऊपर मैंगो ही लगता है? Because generation to generation characters pass on. Okay, तो that is the inheritance. But जहां भी sexual reproduction include होगा वहां variation definitely आएगा. उसके पीछे रीजन क्या है? अगर asexual reproduction होगा तो एक ही पेरेंट है, कहीं भी कोई दो गैमीट्स का मिक्सिंग नहीं हो रहा है. That is why asexual reproduction में the similar copy of the progeny is produced. बिल्कुल क्लोन जो है वो प्रोड्यूस, सेम टू सेम, मीन्स द प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग्स और द डॉटर ऑर्गेनिज्म. डॉटर मतलब हमेशा डॉटर नहीं होती, एक्चुअली उसको कन्वेंशनल वे में जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल बोलते हैं. इट डजेंट मीन कि डॉटर है तो वो जेंडर मेल और फीमेल से रिलेटेड है. हम लोग जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वी से द पेरेंट सेल एंड द डॉटर सेल, ऐसे वो कन्वेंशनल वे में बोला जाता है, राइट? तो जब भी डॉटर सेल होती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सेम होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिजम्स जन्म लेने वाले वो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी या क्लोन होते हैं. बिकॉज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, दो गैमेट्स नहीं आ रहे, राइट? सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसका डीएनए दो में डिवाइड होगा. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस सिमिलर कॉपी ऑफ द प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग्स until and unless there would be the mutation. अगर एकदम ही म्यूटेशन हो गया, सडन चेंज ऑफ जीन्स हो गया तो डेफिनेटली जो आने वाला ऑफस्प्रिंग्स है या ऑर्गेनिज्म है उसमें थोड़ा कुछ चेंज आएगा, अदरवाइज नहीं. बट वेरिएशन व्हेनेवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर, इट ऑलवेज शो द वेरिएशन. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द मियोसिस, हमने पढ़ा है मियोसिस सेल डिवीजन में, दैट कियास्मेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर. बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होती है, ओके, रिडक्शन डिवीजन. एंड रिडक्शन डिवीजन में यू आर नोइंग दैट द फर्स्ट मियोसिस इन द फर्स्ट प्रोफेस फर्स्ट में लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डाइकाइनेसिस, ये सारी प्रोसेस होती है. तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एज वी आर सेइंग क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है. हर बार, हर समय जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, हमेशा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा. ओके, दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि हम लोग बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी नहीं है ना, क्लोन नहीं है. वी आर हैविंग सर्टन वेरिएशन, दिखने में, अपीयरेंस में, फिजियोलॉजी में हमारी, ठीक है, और हमारे मेंटल स्टेटस में भी हर चीज बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, दैट्स ट्रू. ओके, लेकिन सेम टू सेम कॉपी नहीं है. दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन. बिकॉज वेन एवर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज देयर, वेरिएशन इज देयर. इन द प्लांट दीज वेरिएशंस आर नॉट सो डिस्टिंक्ट. एकदम ऐसे देखने में हमें नहीं दिखेगा अरे मैंगो है तो कुछ अलग हो गया. ओके, लेकिन हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मियोसिस है तो क्रॉसिंग ओवर 100 मतलब होनी ही होनी है. तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज पक्का होगा ही और इस वजह से वेरिएशन आएगा. ओके, सो दैट इज द वेरिएशन.
right? First of all, the Gregor John Mendel who is known as the father of genetics gave idea about the inheritance and variation, that how the features they move on from one generation to another generation. So Gregor John Mendel was born on 1822 in Austria. Okay, and he worked on the pea plant. Okay, he worked for around 7 years from 1856 to 1863. He worked on pea plant, garden pea, sweet pea. He worked on the pea plant, sweet pea plant, and he had seen that certain kind of the characters that move on from one generation to another generation, right? And that is why the Gregor John Mendel is known as the father of genetics. Father of genetics. Although the Mendel's work remained unrecognized for 34 years, it has said कि मेंडल ने जो काम किया था, इतना इम्पोर्टेंट काम जो आज भी हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसका बेस है. Nowadays we are knowing about the chromosomes, we are knowing about the genes, we are knowing about the DNA. इतना ज़्यादा साइंस ने डेवलपमेंट किया है और बहुत सारी बातें अब हम जानते हैं, बट द बेसिक्स, ओके, स्टिल यू नो वॉट एवर द मेंडल हैड गिवन, उसके ऊपर ही सारे हमारे बेसिक्स जो है, जो मेंडल्स लॉ है, मेंडल्स जिसको हम मेंडलिज्म बोलते हैं, ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके ऊपर ही बेस्ड है. ओके, तो व्हेन मेंडल डिड द वर्क, बहुत सारा उन्होंने काम किया, कई सालों से उन्होंने काम किया, और उसके बाद उनका जो वर्क था वो उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला. ओके, हिज वर्क केम इन लाइट आफ्टर हिज डेथ. ओके, वो 34 इयर्स के बाद उनका काम जो है वो उनके ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस हैं, और उनके जो स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया. देन आफ्टर 34 इयर्स द ग्रेगर जॉन मेंडल्स प्रिंसिपल्स, जिसको हम बोलते हैं मेंडलिज्म बोलते हैं, वो सारा उसको रिकॉग्निशन मिला, एंड द मेंडल्स इज गिवन द टाइटल द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे मेंडल्स के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इनहेरिटेंस. आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज वेरिएशन उसकी डेफिनेशन लिखोगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंडल्स प्रिंसिपल. ओके, सो as we have said that Mendel did a lots of work on the pea plant. Why he selected the pea plant? pea plant ही क्यों select किया उन्होंने? सबसे पहले तो ये बात आती है. तो कुछ से रीजंस थे. फर्स्ट ऑफ ऑल की बायसेक्सुअल प्लांट है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पी प्लांट कैसा होता है? पी प्लांट इज द बायसेक्सुअल प्लांट. Bisexual plant means the bisexual flower. The pea plant has a bisexual flower. Bisexual flower means both the male reproductive organs, that is the androecium, and the female reproductive system, that is the gynoecium. We are talking about the plant, right? Both are present in the same flower. तो उससे फायदा क्या होगा? If the flower is bisexual, both kind of pollination possible, self pollination possible. Okay, that the anther of the same flower could reach on the stigma of the same flower, could pollinate over there, fertilization, and that is the self pollination. तो हमें मतलब मेंडल को अपने हिसाब से सेल्फ पॉलिनेशन भी कंडक्ट हो सकता था उसमें, एज वेल एज वी आर नोइंग कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से वन कैन डू द डिजायरेबल पॉलिनेशन एज वेल. कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देना है और कोई अपने डिजायरेबल जगह से पोलन ग्रेन को लाना है, वो भी पॉसिबल है. फिर उसमें कैसे?
by the artificial hybridization. If we want the cross pollination in a bisexual plant, दो फ्लावर का, दो वैरायटी का क्रॉस कराना है तो क्या करेंगे? इमैस्कुलेशन पहले. इमैस्कुलेशन मीन्स कटिंग ऑफ द एंथर. उसके एंथर को काट दिया. बैगिंग इज डन इन द स्टिग्मा सो दैट द अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स शुड नॉट कम ऑन द स्टिग्मा. फिर हमें जिस वैरायटी का, जिस भी डिजायरेबल क्वालिटी का लाना हो पोलन ग्रेन, वो लाके स्टिग्मा पे डस्ट किया जा सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को कंडक्ट किया जा सकता है. दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजंस दैट मेंडल हैड सिलेक्टेड द पी प्लांट. दूसरा रीजन था दैट प्लांट इज एनुअल प्लांट. एनुअल प्लांट, ओके. एनुअल प्लांट मीन्स विद इन 1 year, okay, the plant gives the produce. जैसे अगर हमने इस सीजन में पी प्लांट लगाया तो एट द एंड ऑफ द सीजन हमें उसके सीड्स मिल जाएंगे और नेक्स्ट सीजन, इमीडिएटली नेक्स्ट सीजन वी कुड सी द रिजल्ट्स ऑफ द सीड. समझ रहे हो ना? जैसे अगर मैंगो है, अगर हम मैंगो में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें देखना है कि इस मैंगो का जो बीज है उससे आने वाला नेक्स्ट प्रोजेनी का मैंगो कैसा होता है, तो वी हैव टू वेट फॉर द इयर्स बिकॉज इट्स अ पेरिनियल प्लांट, इजंट इट? बहुत सालों के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा. बट द पी प्लांट इज द एनुअल प्लांट. विद इन 1 year वी कैन सी द सीड, कि हमने कैसे सीड सॉ किए थे, कैसे सीड मिल रहे हैं, और उन सीड को भी सॉ करके इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर वी कैन सी द रिजल्ट. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. ओके, इट्स वेरी इजी टू हैंडल, आराम से उग जाते हैं, बहुत ज्यादा उसको केयर की जरूरत नहीं पड़ती है पी प्लांट को, इसलिए. और उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द पी प्लांट्स, दे हैव द वेरी डिस्टिंक्ट शार्प contrasting traits or contrasting features. What do we mean by the contrasting feature? That if we are seeing that the say the height of the plant, एक character है height of the plant, उसके दो contrasting character होंगे या traits होंगी, tall plant and short or the dwarf plant. Isn't it? एक feature के, एक character के दो contrasting traits. It is very clear in the pea plant. Okay, so Mendel has selected certain features for the experiment which we discussed in Mendel's experiment, and what features he had selected, that is in the next lecture.